ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड का एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इस पेपर में एक टॉपिक है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसको शॉर्ट में आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में या फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में जानने से पहले कुछ उसकी बेसिक बातों पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 45 के बारे में। अनुच्छेद 45 यानी कि अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 में घोषणा की गई थी। अच्छा, अनुच्छेद 45 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की काल अवधि के अंदर सभी बालक को 14 वर्ष तक की आयु की समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने हेतु प्रबंध करने का प्रयास करेगा। यानी कि प्रारंभ से मतलब जब बच्चे की पढ़ने की स्थिति होती है तब से लेकर के 10 वर्ष तक का अगर से है वो, तो उसकी शिक्षा का जो पूरा जिम्मेदारी होगा वो राज्य का होगा और उसकी शिक्षा 14 वर्ष तक राज्य निःशुल्क और अनिवार्य रूप से कराएगी। अब यहाँ पर राज्य का क्या मतलब है? यहाँ पर राज्य का मतलब किसी स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उससे नहीं है। राज्य का अर्थ यहाँ पर किसी संस्था से है। अब अनुच्छेद 12 की बात करी जाए तो अनुच्छेद 12 में ये कहा गया था कि वे सारी संस्थाएं जो कि राज्य द्वारा पोषित की जाती हैं या फिर जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उनको हम लोग राज्य कह सकते हैं या फिर वो सारी संस्थाएं राज्य कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बीसीसीआई को ले लेते हैं। बीसीसीआई को हम लोग एक राज्य कह सकते हैं। उसी तरीके से एनटीपीसी एक संस्था है, सरकारी संस्था है, उसको भी राज्य कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 45 से ये सब बातें संबंधित थी। तो चलिए फिर आगे बढ़ के क्या हुआ। जब अनुच्छेद 45 लागू हुआ तभी से राज्यों द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया गया। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ। अब इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई? सबसे पहले जो ये अनुच्छेद 45 था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना कंपलसरी है, इस बात को मौलिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। मौलिक अधिकार भाग 3 है संविधान में और इस 86वें संशोधन के अंतर्गत एक अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि था अनुच्छेद 21 का। और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 2002 में हुआ था। बात करते हैं अनुच्छेद 21 का की। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करेगा। ये बात 21 क के अंतर्गत कही गई थी और यहीं पे जब 21 क अनुच्छेद 21 क लागू हुआ था या फिर जोड़ा गया था संविधान संशोधन में, तभी से जो शिक्षा का अधिकार था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से निकल करके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया। यानी कि 2002 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया था। अब बात करते हैं जब संविधान संशोधन हुआ था, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके अंतर्गत 21 का लागू हुआ था और उसके अलावा संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य है। इसके अंतर्गत बहुत सारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जिसमें से एक मौलिक कर्तव्य था 51 मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 51 अब इसमें क्या कहा गया था कि माता पिता अथवा संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों को
शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। यानी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनकी शिक्षा का जो जिम्मेदारी होगा वो उनके संरक्षक या माता पिता का होगा। ये बात कही गई थी अनुच्छेद 51 या फिर 51 भी कह सकते हैं इसको। और ये 51A के अंतर्गत, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। और इस अनुच्छेद को संविधान संशोधन, जो कि 86वां संविधान संशोधन है, 2002 में जोड़ा गया था। तो आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित हैं। अब आगे चलकर इन सब योजनाओं और अधिनियम के बाद आगे चलकर RT 2009 यानी कि 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसको इंग्लिश में द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पास किया गया था। और ये एक्ट 2009 में पास किया गया था। इसको शॉर्ट में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है, या फिर राइट टू एजुकेशन, या फिर RT 2009 के नाम से जाना जाता है। RT एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस अधिनियम के अनुसार क्या क्या बातें थी? पहली बात ये थी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनको 1 से 8 कक्षा तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्राप्त होगा। यही बात इस अधिनियम में कही गई थी। और ये जो अधिनियम है सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था, कानून के रूप में लागू किया था। तो इस तरीके से शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था वो लागू हुआ। अब बात करते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहला पॉइंट है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता प्राप्त की गई। अनुच्छेद 45 से अनुच्छेद 21 का, यानी जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, वो 86वें संविधान संशोधन में आया था। तो यही बात यहाँ पर पहला पॉइंट है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता प्राप्त हुई। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार की मान्यता प्रदान की, जिसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। पहला प्रावधान यह है कि बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दी। यानी कि 21 को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 4 अगस्त 2009 को बच्चों का जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम था उसको पारित कर दिया था 4 अगस्त 2009 में। आगे, 14 वर्ष तक सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध हो। फिर उसके बाद शिक्षक और छात्र का मानक अनुपात 1:40 होना चाहिए, यानी कि 40 स्टूडेंट पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है, कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करना चाहिए। इसके बाद जनगणना, चुनाव कार्य एवं आपदा राहत कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में शिक्षक की नियुक्ति पर प्रतिबंध। यानी ये जो जनगणना होता है, चुनाव होते हैं, या फिर जो आपदा राहत कार्य होते हैं, इन सब के अलावा कोई और कार्य में शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल इन्हीं सब कार्यों में शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। फिर आगे, केंद्र और राज्य सरकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगी। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट विद्यालय को भी 25% सीट आसपास के वंचित बच्चों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान करना होगा, और ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के, जो कि डीएलएड के एग्ज़ाम में लघु उत्तरीय या फिर अति लघु उत्तरीय के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी RT 2009 एक्ट की। अब चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। इन सारे MCQs में से लगभग सारे MCQs यानी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए पहला MCQ देखते हैं। पहला MCQ है कि संविधान का 86वां संशोधन कब हुआ था।
तो संविधान का जो 86वां संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो ऑप्शन है कि अनुच्छेद 21 का और अनुच्छेद 51 का, और जो तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा दोनों। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 21 का भी जोड़ा गया था और 51 का भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने आरटीई एक्ट 2009 को कानून के रूप में कब लागू किया? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि 1 अप्रैल 2010 को सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कानून के रूप में लागू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो जब भी ये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम हम लोगों ने लिखा तो आरटीई 2009 या फिर बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लिखते हैं, क्योंकि ये 2009 में पारित हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 2009। और 21 का के अंतर्गत हमने भी जस्ट बात किया कि 4 अगस्त 2009 को ही ये पारित हुआ था। अगर से एग्जैक्ट डेट की बात करी जाए तो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, और सन की बात करी जाए तो 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार की मान्यता कब दी गई? तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो शिक्षा का अधिकार था अनुच्छेद 45 में था। फिर जब संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद से जो शिक्षा का अधिकार था 21 का यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया। तो ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2002 को हुआ था। तो इससे हम ये बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हट करके मौलिक अधिकार में आ गया। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2002, क्योंकि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था और उसी के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में आया था। अगला क्वेश्चन है कि आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक और छात्र का मानक अनुपात होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी, 1:40 का, यानी 40 स्टूडेंट पर 40 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उन्नति में मुख्य कठिनाई है। ऑप्शन है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, राजनीतिक कठिनाई, या फिर शासन की कमजोर नीति, और जो तीसरा ऑप्शन है वो शिक्षकों का अभाव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सभी, यानी जो सभी कारण हैं, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, राजनीतिक कठिनाई, या फिर शासन की कमजोर नीति और शिक्षकों का अभाव, ये सारे के सारे भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों का दायित्व दिए गए। क्या क्या दायित्व थे शिक्षकों के? ऑप्शन है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना। ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे समय से पूरा करना। और तीसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन करना। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। अब जो आखिरी क्वेश्चन है वो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 45 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछने की संभावना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर से आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, और क्या क्या पॉइंट्स आपको इस वीडियो में पसंद आए या फिर ना पसंद आए उन सब पॉइंट्स को आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।